अलग पहचान रखने वाले पूर्व मंत्री और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के एक फैसले ने इस चुनाव में सबको चौंका दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले राजा भैया ने एक ऐलान किया कि इस चुनाव में वे किसी भी दल को समर्थन नहीं देंगे। इनका यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा की 2 ऐसी सीटें हैं, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। कहा जाता है कि इन सीटों पर हार और जीत में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त राजा भैया इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद हैं। सर, गठबंधन के इस दौर में पार्टियां या तो साथ होती हैं या फिर एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। आपका ये फैसला कि आप खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि इस चुनाव में रेफरी के तौर पर रहेंगे, क्या कोई खास रणनीति है इसके पीछे? हमारा जवाब स्वयं आपने दे दिया। आपने कहा गठबंधन के इस दौर में 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो 6 महीने हुए थे हमारी पार्टी का गठन हुए। उसमें शैलेंद्र कुमार प्रत्याशी थे और कुंडा और बाबागंज विधानसभा में हम लोगों ने जीत हासिल करी। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन कौशाम्बी में हमको जो सफलता मिलनी थी वो नहीं मिल सकी। आपने कहा गठबंधन का दौर, तो बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। हमारा गठबंधन किसी भी दल से नहीं हुआ तो हमने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। अब ऐसी स्थिति में जब हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है और न ही हमारा कोई अलायंस है तो हमने कार्यकर्ता पूछ रहे थे, समर्थक पूछ रहे थे कि करना क्या है। तो एक बैठक बुलाई, भारी तादाद में समर्थक आए और ये निर्णय हुआ कि हमने ये निर्णय लिया सबको सुनने के बाद कि इसमें आप लोग स्वतंत्र हैं, जिसको चाहें उसको मतदान करें, जिसको चाहें उसको आशीर्वाद दें। तो हम इस चुनाव में पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं, आराम से बैठे हैं, घर पे आप देख रहे हैं, और जिसको जहां करना है खुली छूट है। और हमारे कई कार्यकर्ता कुछ ऐसे हैं जो भाजपा के साथ हैं, कोई सपा के साथ है। लेकिन कहा जाता है कि आपके समर्थक आपसे पूछे बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे निष्ठावान और ऐसे मजबूत समर्थक और कार्यकर्ता मिले हैं। उन्हीं के बल पे ये कीर्तिमान हासिल हुआ है कि हम 7 बार लगातार कुंडा से विधायक हैं। और बिना किसी गठबंधन के जनसत्ता दल आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में कांग्रेस और बसपा से बड़ा दल है। 2 विधायक, 1 MLC, तो कांग्रेस और 2 राष्ट्रीय दलों से बड़ा दल है। तो कार्यकर्ता तो ये हमारा पूर्व जन्म का कोई पुण्य रहा होगा कि ऐसे समर्पित और ऐसे सक्षम कार्यकर्ता मिले हैं। तो बिना पूछ के नहीं कर रहे हैं, हमने स्वयं कहा है कि आप लोग अपनी इच्छा से जहां चाहें मतदान करें। लेकिन एक चीज आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, देखा गया कि कई मौकों पर आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। अमित शाह से आपकी मुलाकात बेंगलोर में हुई तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आप बीजेपी के साथ चले जाएं, सपोर्ट कर दें। लेकिन अचानक से ये फैसला, तो क्या इसको क्या माना जाए? हम द्विवार्षिक चुनाव होते हैं राज्यसभा के, विधान परिषद के, आप जानते हैं हर 2 साल पे होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भाजपा के संगठन के बड़े लोगों ने आज से 6-7 वर्ष पहले की बात है, 2018 की बात, उन्होंने कहा कि आपका चाहिए वोट, चाहिए आपका समर्थन चाहिए। तो हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया राज्यसभा से और उसके बाद विधान परिषद में भी दिया। तो और बिना किसी लालच, बिना किसी शर्त, बिना किसी नखरे के, और अंत में ऐसा हुआ कि फिर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से फोन आया कि भाई साहब राजा भैया बोल रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं बताएं। कहने कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दीजिएगा। हम कहे ठीक है भैया दे देंगे। तो हमको लगता है कि इतना सरल हो जाना भी ठीक नहीं, लेकिन हम करते रहे और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को और विधान परिषद में जीत मिलती रही। लोकसभा चुनाव जनता से जुड़ा हुआ चुनाव है और उसमें हमारे सामने धर्म संकट ये था कि जब हमारा अलायंस नहीं है किसी से और हम जनता के बीच में जाके किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं तो हमारा एक नैतिक दायित्व तो हो जाता है, क्योंकि हम लोग विधायक, सांसद होने के साथ साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है जनप्रतिनिधि। जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। तो हम किसी को लड़ाएं तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि कल जनता के सुख दुख में वो खड़ा रहे।
तो ये नैतिक दायित्व तो हम लेने के में सक्षम नहीं थे, इसलिए हमने कहा कि हम इस बार ये नहीं कर सकते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बिना किसी लाग लपेट की राजनीति करते हैं, जो एक स्टीरियो टाइप की राजनीति होती है, जो एक टिपिकल टाइप की राजनीति होती है, वो नहीं करते, आप अपने दम पर राजनीति करते हैं। लेकिन एक वाकया 2 दिन पहले का है, इंद्रजीत सरोज जो कि उनके बेटे प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था 2019 में। ऐसा कहा जा रहा है कि उस मुकदमे को आप वापस लेने का फैसला कर चुके हैं, तो इसको लेकर क्या समझा जाए, क्योंकि चुनाव है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ये सही बात है कि 2019 में एक मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था, लेकिन अब हमने निर्णय लिया है कि उसका कोई औचित्य नहीं, हमने वापस लेने के लिए अपने अधिवक्ताओं को निर्देशित कर दिया है। तो कोई इसके राजनीतिक मायने ना निकाले जाए? नहीं, कोई राजनीतिक मायने न निकाले जाए। एक सर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब से चुनाव शुरू हुआ तब से कहा गया पश्चिम से कि क्षत्रिय नाराज हैं, क्षत्रिय नाराज हैं, ठाकुरों के स्थापित नेता हैं, और अगर अवध बेल्ट की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो आपका एक्सेप्टेंस दूसरे नेताओं से कहीं आगे दिखता है। क्या वाकई में लगता है कि क्षत्रिय नाराज हैं, या फिर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आप ही लोगों के माध्यम से टीवी में जो देखने को मिला, अखबारों में पढ़ने को मिला, क्षत्रियों की नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आपको पहले दूसरे चरण में देखने को मिला। लेकिन अब वो नाराजगी कम होती हुई भी दिख रही है, इसको भी आप मानेंगे। तो नाराजगी अपनी जगह थी। यहाँ पे जो हम कहेंगे कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ का जो समीकरण है, वो सीधा है कि हम इस स्थिति में नहीं थे कि हम किसी के लिए वोट मांगे और जनता से जाके कहें कि साहब इनको वोट दीजिए, ये आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे। तो ये मतलब इसके पीछे की पूरी कहानी अच्छा है, क्योंकि हम क्यों किसी से मतलब एक छलावे में रखें जनता को कि नहीं, जो होगा देख लेंगे। राम मंदिर को लेकर एक सवाल आपसे मुझे पूछना था, चूंकि बड़े राम भक्त हैं, आपने वहां पर जो न्यौछावर निधि चलाई गई उसमें भी आपने समर्पण किया। आपको लगता है कि ये फैक्टर काम कर रहा है, चूंकि बीजेपी इसको एक उपलब्धि के तौर पर लोगों के बीच में ले जा रही है, विपक्षी पार्टियां भी इस पर बयानबाजी कर रही हैं, आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है? भगवान श्री राम का मंदिर बनना, ये और हम लोगों के जीवन काल में बनना, ये परम सौभाग्य की बात है, और हम इसलिए भी अपने आप को और सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। तो हमारे लिए तो वो आस्था का मुद्दा है, और राजनीति से या शेष अन्य चीजों से बहुत ऊपर है, और ये हमारा परम सौभाग्य, इस पूरी पीढ़ी का परम सौभाग्य है जो उस भव्य मंदिर को निर्माण होते हुए जिन्होंने देखा और जो अब दर्शन करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि आप बीजेपी के साथ नहीं, किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन कई मौकों पर आप मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं, तो ये माना जाए कि भले ही आपने समर्थन ना दिया हो, लेकिन योगी और मोदी के आप साथ हैं? नहीं, देखिए, साथ नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो अच्छे हैं, उनकी प्रशंसा आपने हाउस में भी हमारा सुना होगा। जो कमियां हैं सरकार की वो भी हम कहते हैं, जो उपलब्धियां हैं वो भी कहते हैं, और आपने भी अपने वक्तव्य में थोड़ी देर पहले ये कहा कि साहब स्टीरियोटाइप जो नेता होते हैं उनसे थोड़ा अलग हैं आप। तो हमने हाउस में ये भी कहा था कि सरकारें न इतनी अच्छी होती हैं जितना सत्ता पक्ष कहता है, और सरकारें न इतनी खराब होती हैं जितना विपक्ष उनको बताता है। तो एक विधायक के रूप में सदन में जो सरकार की कमियां हैं उनको उजागर करना, इसलिए उजागर करना कि उनमें सुधार हो, ये करते रहे। आप कहीं भी सदन में हमारा भाषण आप लेकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कई मौकों पर हमने देखा है कि आपने कमियां भी गिनाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा करी है, हमेशा करी है, और सकारात्मक ढंग से, कमी निकालने की वजह से कमियां नहीं गिनाई हैं। तो ये है। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, इस वक्त मेरे साथ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे खुलकर बातचीत की। इस चुनाव में उन्होंने फैसला किया कि वे किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है कि वे खुद फैसला लें कि उन्हें किसको वोट देना है। इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भी बातचीत की, क्षत्रियों की नाराजगी पर भी बातचीत की।